नमस्कार, मैं शरद यादव। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी घटना चक्र 2023 की। और ये 2023 की हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं घटना चक्र लेटेस्ट एडिशन की, जिसमें ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 7th होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग सेल को पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका को पढ़ेंगे। और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये क्लास काफ़ी लेट हो गई थी बायोलॉजी की, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि अब ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। दोस्तों, मेरा यूपी पीसीएस 2023 का मेंस का एग्ज़ाम है 26 तारीख से, जो कि 29 तारीख तक लगातार रहेगा। और इसी वजह से थोड़ा कम समय दे पा रहा था मैं आप लोगों को, लेकिन अब जितनी भी तैयारी होनी थी मेरी वो हो चुकी है। लास्ट टाइम पे वैसे भी कुछ पढ़ने से हो नहीं पाता है, क्योंकि रिवीजन पहले की चीज़ों का ही हो पाता है, तो थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं घटना चक्र की रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहा था। लेकिन आर की मैं टेस्ट पेपर बीच बीच में, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें रेगुलर दे रहा था। कोशिश रहेगी कि अब बस आपको 2-3 दिन और प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम के अगले दिन से ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और टाइम से पहले इन चीज़ों को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डिस्कशन लिंक दिया है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर पीडीएफ वगैरह, नोटिफिकेशन, क्लास अपडेट, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ से आपसे चर्चा करता हूँ, आपसे डिस्कशन करता हूँ, ताकि आपकी जो क्वेरीज होती है उसकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग इस घटना चक्र लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके कांटेक्ट करके वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं, जो भी प्रोसेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो हमारा है कोशिका, सेल को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, जिसमें वर्गीकी वगैरह थे, जो इनकी साइंस की साइड जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में जो भी एमसीक्यूज हो सकते थे वो सभी कुछ हमने डिटेल से समझ लिया है। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पहला ही प्रश्न बन जाता है कि जो सेल होती है वो क्या करती है। मुख्य रूप से बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती है और बॉडी को फंक्शनिंग प्रदान करती है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि आपकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। और यही छोटे छोटे सेल मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। और ये टिश्यू आगे बढ़कर ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स का, यानी कि बॉडी के पार्ट्स का। फॉर एग्जांपल, आपके लिए अगर एक हाथ बनाने की जरूरत है, यानी हैंड का निर्माण करना है, तो हैंड में आपकी हड्डियों के साथ मसल्स जो है वो कहाँ से आएगी, सेल से ही आएगी। ये छोटी छोटी जो सेल होती है ना दोस्तों, यही सब इकट्ठी होंगी बंच के रूप में, गुच्छे के रूप में, और इनसे बनेगा एक टिश्यू। और फिर जब टिश्यू बहुत सारे तैयार होते हैं, बहुत सारे स्तर पर टिश्यू बनने लगते हैं, यानी कि मांस का टुकड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, मांस का टुकड़ा, ये जब टिश्यू बहुत सारे हो जाते हैं तो ये क्या जनरेट करते हैं, बॉडी के ऑर्गन, जैसे हैंड बना दिया, नोज बना दी, या आपकी किडनी बना दी, या फिर आपका लीवर का निर्माण हो गया, हार्ट का निर्माण हो गया। तो ये जो बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। इसीलिए तो कहा गया कि ये जीवधारियों की संरचना, अर्थात कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर सेल आपके शरीर में नहीं है तो आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये जो बॉडी ऑर्गन फंक्शन करते हैं, जैसे हाथ से हम काम करते हैं, नोज, नाक से सांस लेते हैं, किडनी से हमारे जो पानी वगैरह पीते हैं उसको फिल्टर करके वॉशरूम के माध्यम से निकलता है, ब्लड फिल्टर होता है, हर एक काम जो होता है वो सारा का सारा सेल के बेस पे ही होता है। तो इसलिए ये क्रियात्मक इकाई भी होती है। यहाँ तक समझ गए। तो कोशिका क्या है, सेल क्या होते हैं, इसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में। तो आप कह सकते हो कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, जैसे आपने कभी कभी नई जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो 1 से 2 महीने का जब उनके बॉडी के अंदर भ्रूण तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है, तो वो सामान्यतः 2 सेल ही तो होते हैं, जो एक होता है अंडाणु का और एक होता है शुक्राणु का। ये दोनों आपस में जाइगोट तैयार करने के बाद क्या करते हैं, एक भ्रूण तैयार करते हैं, और ये एक सेल होता है। इसी सेल से पूरे एक बच्चे का जन्म हो जाता है 9 महीने के बाद। तो समझ पा रहे होंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से बॉडी ऑर्गन बनेंगे, बॉडी ऑर्गन से एक ह्यूमन तैयार होगा, और उस ह्यूमन का 9 महीने बाद माँ अपने बच्चे के रूप में जन्म देती है। तो सेल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में, और इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी ये अपने आप जनन कर लेती है, अपने आप सेक्सुअल लाइफ कर लेती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। ये जो पूरी थियरी मैंने आपको बताई, इसी को हम सेल थियरी भी कहते हैं, जो कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दी थी। जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं।
एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक जीव कोशिकाएं और एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम लोग कह सकते हैं अंडर डेवलप, यानी कि ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। और जो यूकैरियोटिक होती हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं, अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से कर पाती हैं, तो अपने बॉडी फंक्शन को बहुत अच्छे से कर पाती हैं। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो एनिमल बॉडी है, मतलब कि आपके पेड़ों की हो गई, जानवरों की हो गई, मनुष्य की हो गई, ये सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्यों पाई नहीं जाती, उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। यानी जिस भी कोशिकाओं में अगर केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो वो बॉडी ऑर्गन का निर्माण करने में विफल हो जाएगा, क्योंकि इसी न्यूक्लियस में आपका एक प्रोटीन पाया था, हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन भी होता है, और इसी न्यूक्लियस में डीएनए पदार्थ भी होता है जो अपनी आगे की संरचना के लिए यानी कि नए बच्चों को जन्म देने के लिए जरूरी है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक कला यानी कि साइटोप्लाज्म नहीं होता है, न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, कोशिका अंग यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें डीएनए तो मिल रहा है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और हिस्टोन प्रोटीन जब तक डीएनए के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो आगे अपनी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकती हैं। इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें देखने को ये मिलती है। फिर आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक की। तो अब जरा यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे कि इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो देखिए, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं सामान्यतः पेड़ पौधों में, जंतुओं में, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। अब आप जंतुओं का मतलब केवल जानवरों से मत लीजिएगा, उसमें मनुष्य को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जंतुओं, जीव जंतुओं में सभी कुछ आ जाता है, चाहे फिर वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो। इन सभी में आपको यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण यानी कि सेल वॉल कहलाता है, जो इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति होती है, जो हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति का अभाव देखने को मिलता है। तो चलिए अब जरा इसकी एक इमेज देख लेते हैं कि सेल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है और किसे हम कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक काल्पनिक तौर पे एक यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्या ली गई है, एक सेल की पिक्चर ले ली गई जिसको जूम किया गया और उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान देना, अभी हमने पढ़ा कि पौधों में सेल वॉल मिलती है लेकिन मनुष्यों में जो है कि सेल वॉल नहीं मिलती है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये छोटा सा ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे कलर ब्लू कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यही होता है न्यूक्लियोस, और ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला एरिया ये आपका होता है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे जो ब्लू हैं ये सेंट्रोसोम होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म हो गए। जो अभी आपने पढ़ा राइबोसोम, तो ये रहे राइबोसोम। तो इस तरीके से, और ये लाइसोसोम हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो अलग अलग आप देखेंगे ये पूरे के पूरे फंक्शन को देखती हैं, और इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत ही हमें क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर हमें डीएनए देखने को मिलता है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलता है। तो ये होती है सेल की स्ट्रक्चर, जो बहुत ही छोटी होती है। सोचिए इसे जूम करके इसमें देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप इमेजिन करिए कि हमारे शरीर में कितने छोटे छोटे, मतलब असंख्य, लाखों करोड़ों की संख्या में सेल हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं दोबारा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने समझी, और बात करते हैं कि जो जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या जंतु कोशिका में सेल वॉल मिलता है? नहीं, क्योंकि जो पेड़ पौधों में होता है वो सेल्यूलोज से निर्मित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में इसको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जंतु कोशिका में आपको हरित लवक अनुपस्थित मिलेगा, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि जो हरित लवक होता है उसमें आपको देखने को मिलता है क्या, क्लोरोफिल। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? क्लोरोफिल, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करके भोजन बना पाते हैं। लेकिन इसीलिए तो भोजन बनाने की वजह से वो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, जो जंतु होते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बॉडीज आती है, इनमें हरित लवक नहीं होते। हमारे शरीर में कोई हरा रंग नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में या तो काला रंग होता है या गोरा रंग होता है।
लेकिन अगर हरा रंग होता तो शायद हम भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना पाते, तो हमें पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम सब्जी वगैरह कुछ नहीं खरीदते, हम अपने अंदर ही अपने भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को बनाते और अपना पेट भर लेते। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल यानी हरित लवक, हरे रंग के दिखने वाले पत्ते या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है, जिसकी वजह से हम भोजन नहीं बना पाते, लेकिन पादप बना लेते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। और हम समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जो मैंने आपको दिखाया था ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका की झिल्ली, जो पूरी की पूरी तरीके से क्या करती है, कोशिका को कवर्ड रखती है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब हो गया कुछ चीजें इसके अंदर चली जाएंगी सेल के अंदर, और कुछ चीजें इस सेल से बाहर भी आ जाएंगी। प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। मैंने आपको दिखाया था ना कि पूरी की पूरी ये जो सेल वॉल होती है, ये इस तरीके से होती है बाहर की ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरे सेल को घेरे रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। तो यानी जो बाहरी परत और अंदर की परतें होती हैं, ये प्रोटीन से बनती है, जबकि मध्य परत लिपिड की होती है। तो जरा एक बार फिर से समझ लीजिए इसको इमेज में। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कह देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बाहर की लेयर है ना, ये वाली, ये आपकी प्रोटीन की बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो अंदर की लेयर है, ये भी प्रोटीन की बनेगी। लेकिन इसके बीच में जो खाली गैप है, ये आपका लिपिड की होती है। किसकी होती है? लिपिड। लिपिड मतलब होता है वसा, ये वसा की होती है। यहाँ तक समझ गए? देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली इमेजेस के साथ बताया जाएगा हर एक चीज़, ताकि आप अपने दिमाग में आराम से एक बार अच्छे से चीज़ों को बैठा लें। क्योंकि होता क्या, जब हम लोग जनरली पढ़ रहे होते हैं तो किताबों में इमेजेस नहीं मिलती हैं, और जिसकी वजह से हम लोग गूगल वगैरह भी सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ते समय मोबाइल वगैरह दूर रखते हैं सामान्यतः। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें केवल भाषा के रूप में याद रह जाती, इमेज के रूप में नहीं। जबकि ये माना जाता है कि भाषा से जल्दी हम इमेजेस को तैयार कर पाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को पहले इमेज के माध्यम से सिखाया जाता है, न कि सीधे ABCD बता दी जाए। तो इसीलिए हमें भी इमेजेस की जरूरत पड़ती है, तो हमें देखना चाहिए। और वहीं वर्तमान में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इनके अनुसार कहा गया कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं, जिनके बीच बीच में कुछ कुछ प्रोटीन भी होता है। तो ये अलग अलग विवाद की बातें हैं। फिर वहीं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तथा राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मैंने जो आपको नीचे ब्लू कलर के जो थे, हल्के पर्पल कलर के इस तरीके से गुच्छे, इसको क्या कहा जाता है? इसको राइबोसोम कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करें इसी तरीके से कि एक अंतःद्रवी जालिका की कला से, ध्यान देना, राइबोसोम लगे होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही आपको राइबोसोम लगे हुए दिखेंगे। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में मतलब निर्माण के स्थल होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है प्रश्न, कि प्रोटीन का निर्माण हमारे सेल ऑर्गन्स में कहाँ पर होता है, मतलब सेल के किस पार्ट में होता है, तो हम कहेंगे राइबोसोम में होता है। अगर ऑप्शन राइबोसोम नहीं दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिया है, तो आप कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही देखने को मिलता है। वहीं पर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, जो कि एक जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। यानी क्या कहेंगे हम कि कोशिकांग का मतलब है कोशिका के अंग के रूप में, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणुओं में नहीं देखने को मिलते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। जो हम सांस ले रहे होते हैं ना दोस्तों, जो हम सांस छोड़ रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये सांस हर एक सेकंड के भी 10वें हिस्से के अंतर्गत हमारे हर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है, और हर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस छोड़ दी जाती है, जिसे हम नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और जब हम ऑक्सीजन युक्त गैस लेते हैं अपने शरीर में, तो हर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है, जिसका विघटन होता है और जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही हमें एनर्जी शरीर को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वही माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इसकी। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस भी कहा जाता है। मतलब कोशिका का पावर हाउस भी आप इसे कह सकते हो।
कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, एटीपी क्या होती है, जो एनर्जी होती है उसको हम एटीपी भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद होता है क्रेब्स चक्र, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में, स्पेशली प्रीलिम्स में, कि क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा पैदा होती है, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा क्रेब्स चक्र में होती है, ये आपको बताना है। और इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने की थी, इसलिए इनके नाम पर ये पड़ गया है। फिर आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाना है तो क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है, जिसकी वजह से वो सौर ऊर्जा को क्या करती है, अपने लिए एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, ये जंतुओं में तो नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो भाई क्लोरोफिल या पर्णहरित जो यौगिक है, जो हरित लवक होते हैं, वो किस में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन बनता है, तो हमारे शरीर में तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो पादप में होता है। और इसी की वजह से पत्तों के हरे रंग होते हैं, पत्तों का जो रंग हरा होता है वो इसी वजह से होता है। और हम बात करें सेल की, तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। इसके क्रियात्मक इकाई को हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडियल बैग कहते हैं। ध्यान देना कि जो सेल खराब हो जाते हैं ना, उनको लाइसोसोम क्या कर देता है, मार देता है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं, यानी ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल के क्या होते हैं, जल को निचोड़ देते हैं, यानी कि सेल के जल को पी जाते हैं, चूस लेते हैं, जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। और ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। तो ये ध्यान देना कि अगर हमारी बॉडी के जो लाइसोसोम होते हैं, यानी कि सेल के अंतर्गत, अगर वो फटने लगे, अब जैसे मान लो कि ये लाइसोसोम है, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पड़े हुए हैं, अगर अचानक से लाइसोसोम फट गया तो ये बहुत सारे जो एंजाइम है वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने पे क्या होंगे, ये सेल के अंतर्गत जितने भी और भी घटक होंगे, इन सबको मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जो सेल को खत्म कर देते हैं। और इसका अगर अधिक प्रभाव हुआ तो हमारी बॉडी में सेल अधिक से अधिक मरने लगेंगे, और सेल मरने से बॉडी की भी मृत्यु हो सकती है। आगे देखते हैं, इसी सेल में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा, और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए जैसा आनुवंशिक पदार्थ मिलता है, और इसका प्रमुख कार्य होता है कि पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना, यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं उनको अपने बच्चों में डाला जाता है, यानी कि अपने बच्चों में ट्रांसफर करता है वो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये इनके पिता पे गया है या इनकी माता पर गया। जैसे नक्श, चेहरे का नक्श हो गया, आंख नाक कान कलर हो गया, थॉट हो गया, बोलने का तरीका हो गया, व्यवहार हो गया, ये सभी हमारे माता पिता के जेनेटिक गुण से ही बच्चों में आते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। और कोशिका क्या करता, मतलब केंद्रक क्या करता है कि इससे कोशिका को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें डीएनए मिलता है, इसीलिए इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। तो एक तरीके से जो भी आपके माता पिता के जो गुण होते हैं, जेनेटिकली जो विशेषताएं होती हैं, वो आपके बच्चों में दिखने लगती हैं। और यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। जो डीएनए होता है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 पाए जाते हैं। अब एक लिंगी का मतलब क्या होता है, या तो मनुष्य के पास, या तो अगर वो मेल है तो केवल एक उसका लिंग होगा, अगर वो फीमेल है तो उसके एक लिंग होंगे। ऐसा नहीं कि फीमेल के पास भी 2 लिंग हो जाए और मेल के पास भी 2 लिंग हो जाए। हालांकि कुछ अपवाद इसमें होते हैं जिसको हम एलजीबीटी के सीरीज में रख देते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 44 गुणसूत्र, यानी कि टोटल अगर हम 46 बात करें तो 44 और एक्स वाई का मतलब होता है कि पुरुष होना, जबकि स्त्रियों में भी 44 और एक्स का मतलब होता है कि स्त्री होगा। अगर किसी बच्चे में, भ्रूण में अगर एक्स के गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि वो लड़की पैदा होगी, और अगर एक्स वाई का गुणसूत्र मिल रहा है तो आप कहोगे वो लड़का पैदा हो रहा है। पुरुष तथा स्त्री में जो 22 जोड़े यानी कि 44 जो गुणसूत्र हैं वो
ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्योंकि जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो सामान्यतः हमारे शरीर का विकास करते हैं, सामान्यतः उसी तरीके से शरीर का विकास करते हैं जैसे महिला या पुरुष का आपस में होता है। लेकिन एक गुणसूत्र होता है जो आपका 23वां जोड़ा होता है, वो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है कि अगर कोई बच्ची है तो उसके लिंग को उसमें रखेगा, और अगर कोई पुरुष पैदा हो रहा है यानी कि कोई लड़का पैदा हो रहा है तो उसका लिंग उसमें होगा। समझ में आ रही है सारी चीज़ें? उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिए ताकि इस चैनल को भी सपोर्ट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहाँ पर आप मैसेज करिए और वहाँ से PDF की बारी जानकारी ले लीजिए। और जनक की बात करें, जनक का मतलब होता है माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बन जाता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्री बन जाती है। अब बात करेंगे प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को ऑप्टोसिस यानी कि अपोप्टोसिस कहते हैं, और यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। तो ये वह छोटी सी जानकारी थी, और अब हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में, कोशिकांग में DNA होता है, यानी कि DNA किस में मिलता है? एक तो नाभिक में मिलता है न्यूक्लियस में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ये हमने बताया था कि ये DNA कहाँ का मिलेगा, एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और एक नाभिक में। इसलिए हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेल को कंट्रोल भी करता है, और उसी तरीके से सेल को कंट्रोल कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। क्यों? क्योंकि DNA पदार्थ जिसमें पाया जाएगा वही सेल को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, ध्यान देना हरित लवक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में DNA पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है। जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं होती हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु समवायराइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ध्यान देना सी हो जाएगा, क्योंकि विषाणु समवायराइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, यही मात्र एक सही रहेगा, क्योंकि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ऐसा गलत है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि वायरस यानी अविकल्पी परजीवी है जो सिर्फ कोशी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं, और इसी प्रकार जो एकल तंतु होते हैं वो RNA के अणुओं से बने होते हैं, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। और ये ध्यान देना कि इनके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो प्रोटीन से घिरे हुए नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? कि पादप और प्राणियों के बीच में कहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा? जैसे पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती, तो ये बात तो सही है, क्योंकि सेलुलोज सामान्यतः जो है कि हरे पेड़ पौधों में मिलते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, ये बात गलत है। क्योंकि कोशिका भित्ति केवल एक ऐसी अंतर मिलता है जो पादप में देखने को मिलेगा, सेल वॉल, लेकिन प्राणियों में नहीं। जबकि प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपको पौधों में भी देखने को मिलेगा और प्राणियों में भी देखने को मिलेगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में एक अनेक छोटी राजधानियां होती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि शायद ये दोनों ही अपोजिट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो उत्तर होगा। अच्छा, सी वाला सही है दोस्तों, सी वाला सही है। और ये IAS प्रीलिम 2020 का प्रश्न है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देने की अनुमति देता है, और इसे वर्णनात्मक पारेगम्य झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सेलुलोज की बनी होने से की वजह से जो हमारी सेल वॉल होती है वो सामान्यतः पादप में ही देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति मानव यानी कि प्राणी जंतुओं में नहीं देखने को मिलती है। और जो तीसरा स्टेटमेंट सही था वो ये था कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी वैक्यूल्स होते हैं यानी रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। अगला प्रश्न है,
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न होती है, क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है, न कि जंतु कोशिकाओं में। तो इसको हमने पढ़ भी लिया है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो कहलाता है वो देखने को मिलता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो भाई जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? भाई जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है जो पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर हाउस। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है ऊपर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये देखिए आरओ के मेंस 2013 में ऐसे प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कोशिका की शक्ति स्रोत क्या है, यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही बनी होती है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका की जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन ने बताया था कि दो परतें होती बाहर और भीतर की, प्रोटीन की होती है जबकि मध्य वाली लिपिड की होती है। जबकि दूसरे वैज्ञानिक सिंगर और निकोलसन ने बताया कि ऐसा नहीं है, ये फास्फोलिपिड की दो परतों की बनी होती है जिसके बीच में कुछ प्रोटीन भी होता है। तो दोनों में विवाद है, लेकिन हमें जो मेन चीज जाननी थी वो हमने जान ली। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? यानी कि जहां पे प्रोटीन बनता है या प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। और मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया अभी आपको, तो मैंने ये भी कहा था कि अगर राइबोसोम ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को भी लगा सकते हो। और देखिए यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ आप देखेंगे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं और यही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल यानी कि वर्क बेंचेस या फैक्ट्री कहलाते हैं ये उसके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। थोड़ा टफ शब्द है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्रिप्स चक्र है। हालांकि ये आरओ में भी आया हुआ प्रश्न है ये, तो यहाँ समझते हैं कि श्वसन तंत्र में अधिकतम जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रिप्स चक्र है, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने की थी 1937 में की थी। तो अब हमारा अगला चैप्टर है जो कि दोस्तों मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही इस बात पे जिक्र किया था, चर्चा कर ली कि थोड़ा सा आपको 1 से 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। बस मेरा मेंस का एग्जाम हो जाने दीजिए, इतना सपोर्ट मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि बीच बीच में क्लासेस अगर नहीं आ पा रही है तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। मैं इसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि बस मेंस एग्ज़ाम हो जाए ताकि मैं आपको और अच्छे समय दे पाऊँ, और मेंस में मैं किस प्रकार के अनुभव को फेस करके आऊँगा वो आपसे शेयर कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पर आप मैसेज करिए और वहाँ से अपनी इंक्वायरी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।